हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। तो देखते हैं एनसीएफ 2005 से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या है। हमें बताना है इसका जो टैगलाइन है वो क्या है। एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास, शिक्षा बिना बोझ के, ये सभी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो इसका आदर्श वाक्य है वो है शिक्षा बिना बोझ के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा बिना बोझ के। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। हमें ये बताना है जो परीक्षा सुधार किए गए हैं, जिसकी जो असेसमेंट का तरीका बताया गया है, तो इसमें कौन से सुधार किए गए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन एंड ये सभी। तो जो एनसीएफ 2005 में जो परीक्षा सुधार का जो नियम बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत एवं समग्र, मीन्स की कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसको हम सीसीई भी कहते हैं, सीसीई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले समेटिव असेसमेंट्स होता था। समेटिव असेसमेंट मीन्स कि पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद में हम असेसमेंट करते थे, इवैल्यूएशन करते थे बच्चों का। लेकिन अब क्या हुआ है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मीन्स कि हम थोड़े थोड़े पीरियड्स पे बच्चों का इवैल्यूएशन करते रहेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम बीच बीच में दूर करते रहेंगे। तो अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ऐसे से एफए की तरफ ये जोर देता है, इसे हम कहते हैं सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया है। हमें ये बताना जो एनसीएफ 2005 तैयार किया गया ये किसने तैयार किया है। एनसीईआरटी, आरटी, एससीईआरटी एंड एमएचआरडी। तो जो एनसीएफ 2005 है ये किसकी पहल पे, एमएचआरडी की पहल पे तैयार किया गया है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। Ministry of Human Resources and Development। तो जो एनसीएफ 2005 है ये एमएचआरडी के पहल पर तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है। हमें ये बताना है एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। बार बार पेपर्स में फुल फॉर्म्स पूछते हैं, सीसी का भी फुल फॉर्म पूछा गया सीटेट के पेपर में, एनसीएफ का भी पूछ सकता है। तो एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फॉर्मेट, नेवर करिकुलम फास्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो एनसीएफ का फुल फॉर्म होगा या ये सभी, तो जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो अवरुद्ध वर्ड नेगेटिव वर्ड है तो हम इसे कट कर देंगे। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात तो सही है कि सीखना क्या करती है, व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है। विकास, सीखने से हमारा विकास भी होता है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो सीखना क्या है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। सीखने का मतलब क्या होता है, हमारे ज्ञान का निर्माण हो रहा है, तो ये ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है सीखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ संचालन समिति के कुल कितने सदस्य थे। जो एनसीएफ का संचालन करने की समिति बनाई गई थी तो उसमें हमें बताना कितने सदस्य थे।
A33, B34, C35 एंड D36। तो जो ये समिति बनाई गई थी उसमें टोटल 35 सदस्य थे, इसमें 35 मेंबर्स थे। एनसीएफ जो बनाई गई थी उसको बनाने के लिए 35 मेंबर्स थे। इसमें आगे ये भी आएगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा भाषा होनी चाहिए। जो बालक को प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन दिया जाता है वो किस भाषा में होनी चाहिए, हमें ये बताना है। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो प्राइमरी लेवल में हम एजुकेशन देते हैं, 1st to 5th क्लास या 1st to 8th क्लास, जो हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, वो उनके मातृभाषा में होनी चाहिए। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा। तो जो हम प्राथमिक स्तर पे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि स्थानीय भाषा। जो वहाँ स्थानीय भाषा बोली जाती है उस भाषा में हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। विद्यालय में जो सिखाया जाता है उस ज्ञान को कहाँ से जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी हम ज्ञान, हमें विद्यालय का जो ज्ञान है उसको कहाँ जोड़ना चाहिए, बाहरी स्कूल जीवन से। जी मतलब स्कूल के जीवन, जो स्कूल के बाहर जो जीवन है, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इन सब से हमें बच्चे को जोड़ के, जो उनका स्कूल के बाहर जीवन है उससे जोड़ के हमें स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा रिलेट कर सके चीज़ों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष व्यक्ति थे। एनसीएफ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई थी। उस समिति में कितने मेंबर्स थे, ये हमने पहले पढ़ा है कि उस समिति में 35 मेंबर्स थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें ये पूछा है। अध्यक्ष व्यक्ति थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राष्ट्रीय संचालन समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यशपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे एनसीएफ जब बना था तो उसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पाठ्यक्रम दिए गए हैं, किस किस सब्जेक्ट पर वो फोकस करता है। तो इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कला और विरासत, शिल्प शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो एनसीएफ है उसमें कितने सब्जेक्ट्स दिए हैं मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पहला दिया गया है भाषा, गणित, कंप्यूटर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा कार्य शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है वो इतने सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान आकर्षित करता है। कला एवं शिल्प शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित, कंप्यूटर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं वर्क एंड एजुकेशन। इतने सारे सब्जेक्ट्स क्या गए हैं एनसीएफ में बताए गए हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पर यह ध्यान आकर्षित करता है। टोटल कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें एनसीएफ 2005 में। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको याद रखने हैं। सब्जेक्ट्स के नाम कौन कौन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देता है।
ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसमें किसकी कमी है, बच्चे की कमी है, शिक्षक की कमी है, या फिर संसाधन पूरा संसाधन फेल होता है, व्यवस्था फेल होता है। तो अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो पूरे व्यवस्था को हम फेल मानते हैं, जितना भी सिस्टम है बच्चे के आसपास उस पूरे सिस्टम को हम फेल मानते हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि उनकी विफलता का कारण क्या होता है, विफलता का संकेत देता है स्कूल। स्कूल उनकी विफलता का संकेत देता है कि स्कूल में ही कोई कमी है। तो इससे सहमत है, दृढ़ता से सहमत है, असहमत है, बिल्कुल असहमत है। तो इससे हम एकदम दृढ़ता से सहमत है। ये बात 110% सच है कि अगर कोई बालक फेल होता है तो उसमें स्कूल की विफलता का वो प्रतीक है कि अगर स्कूल में ही कोई कमी रही है, उसके सिस्टम में कोई कमी रही है, इस वजह से बालक क्या हुआ है, फेल हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अलग अलग लैंग्वेजेस, त्रिभाषा सूत्र दी गई है, मतलब 3 भाषा बच्चों को सिखानी चाहिए, बहुभाषा सूत्र दी गई है। तो आखिर अंग्रेजी सिखाने का क्या उद्देश्य है, द्विभाषा, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, जहाँ ऑप्शन कुछ मिसिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी सिखाने का क्या महत्व है, तो इसमें बहुभाषावाद। हम बच्चों को क्यों, वो हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत सारे भाषाएं सीखे, बहुत सारे, ये किस पे जोर देता है, बहुभाषावाद पे। एनसीएफ 2005 जो है वो बहुभाषावाद पे जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, भाषा जानता है, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, वो बहुत ही अच्छे से हुआ है। अगर हम अलग अलग लोगों की भाषाएं सीखेंगे तो अलग अलग लोगों से हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इससे हमारा सामाजिक विकास भी होता है और हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो एनसीएफ 2005 हो या एनईपी 2020 हो, दोनों ही किस पे जोर देते हैं, बहुभाषावाद पे जोर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषीय प्रवृत्ति का स्तर बढ़ा। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विविध सोच, या सभी। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। द्विभाषावाद का प्रवृत्ति का स्तर क्यों बढ़ा, मीन्स कि हम अगर बहुभाषावाद या 2 भाषा सीखते हैं तो इससे क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास होता है हमारा। सामाजिक सहिष्णुता मीन्स कि समाज में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, सामाजिक विकास होता है हमारा। विविध सोच, अगर हम बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखेंगे तो हमारी सोच में भी ऐसा माना जाता है कि भाषा से ही सोच आती है, भाषा, जितने भाषाएं हम सीखेंगे हमारी सोच में उतनी वृद्धि होगी। तो ये ऑप्शन मेरा सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मीन्स कि ये बताना है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने के लिए एकरूपता बनाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, पाठ्य पुस्तक जो है वो राज्य के सिर्फ एक राज्य में नहीं, एनसीईआरटी के जो बुक्स आते हैं वो सारे ही राज्य में पढ़ाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। वे अध्ययन की पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे संसाधन भूखे संदर्भ से सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से सबसे सही आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और सब, ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारे ही संसाधन हमारी सिर्फ बुक्स है, बुक्स बस एक सोर्स, रिसोर्स माना जाता है, संसाधन माना जाता है। वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक, ऐसा नहीं है बुक सबसे आवश्यक है, बुक के अलावा जो मेथड्स टीचर यूज़ करता है या फिर जो टीएलएम यूज़ करता है वो भी ज़रूरी है। इसलिए हम इसका क्या ऑप्शन लगाएंगे, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सब कुछ वही नहीं है, बुक ही सब कुछ, पाठ्यक्रम ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वो संसाधन में एक भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश
यहाँ डैश है, डैश और डैश है। हमें ये बताना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। निष्क्रिय और सरल, तो एनसीएफ 2005 कभी भी निष्क्रिय ना ही बच्चा हो सकता है ना ही शिक्षक हो सकता है, दोनों को ही सक्रिय रहना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सक्रिय एवं सामाजिक, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, टीचर भी सक्रिय होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। तो एनसीएफ किस चीज़ पर जोर देता है, सक्रिय एवं सामाजिक। ऐसा क्या है, अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, अधिगम का स्वभाव जो है, नेचर जो है वो कैसा है, तो सक्रिय और सामाजिक है। निष्क्रिय ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सक्रिय एवं सरल ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सरल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कैसा उसका स्वभाव है, सक्रिय और सामाजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। हमें ये बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस की 6 थीम्स दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा एक थीम है। भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो सौरमंडल कोई थीम नहीं है, ना मौसम थीम है, ना ही ऊर्जा थीम है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईवीएस के थीम्स दी गई हैं 6, मैं वो 6 थीम्स लिख देती हूँ आपके लिए। भोजन एक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इसमें 4 उप थीम्स में दी गई हैं, सब थीम दी गई हैं। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेड एंड डू। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 थीम्स दी गई हैं। फूड एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेड एंड डू। इसमें जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इसमें 4 सब थीम्स भी दी गई हैं। उसमें रिलेटिव्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, वर्क एंड प्ले आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब तो थीम से क्वेश्चन कम आते हैं, अब सब थीम से ही क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रिलेटिव क्या है, एक सब थीम है या थीम है। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं, सब थीम्स होते हैं। किसके अंदर में, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। हमें ये बताना है एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम गणित क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो हमें इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, हम प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को अंक गणित का ज्ञान नहीं देंगे। हम बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये बात सही है, लेकिन हमें और भी ऑप्शंस पढ़ने हैं। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या योग्यता का विकास करना। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मैथ्स पढ़ाने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि बच्चों में हम क्या करें, तार्किक चिंतन और समस्या योगात्मक का विकास करें। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें बच्चों का संवेगात्मक विकास, सिर्फ संवेगात्मक विकास नहीं करना है, हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। हमें ये बताना है, इसमें ये बोला गया था कि शिक्षक की क्या भूमिका है। अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सुविधादाता का काम करता है। वह उस बच्चों पे वहाँ सत्ता नहीं चलाना है क्लासरूम में, ना ही अधिनायकीकरण, ना ही उसे रोल मॉडल बनना है, ना ही अनुमतिपरक, यानी कि बच्चों पे को अनुमति देना है कि ये करना है वो करना है। बच्चों को हमें फैसिलिटेटर की तरह
ट्रीट करना, मीन्स कि बच्चों के लिए हम क्या है, टीचर क्या है, एक सुविधा दाता है। बस ये लाइन इस एनसीएफ में साफ साफ लिखी गई है, टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर फॉर चिल्ड्रन, मीन्स कि टीचर किसकी तरह काम करेगा, सुविधा दाता की तरह बच्चों के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है, रटने पर तो बिल्कुल भी नहीं। एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020 कोई भी रटने पर बल नहीं देता। सब ये चाहते हैं कि बच्चा क्या खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। कुसमायोजन पर क्या, किस पे बल देता है, करके सीखने पर। बच्चा कैसे सीखे, कोई भी काम वो खुद से करके सीखे, खोज विद एक्सप्लोर करे किसी चीज़ों को, तो रटने पर बल देता है, रटने पर बल नहीं देता है, करके सीखने पर बल देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 को कितनी भाषा में लिखा गया है, 17, 24, 20 या 22? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में लिखा गया है। एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपीस प्रोवाइड किए हैं, किस लिए, इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए। तो एनसीएफ 2005 को अभी तक 22 भाषाओं में लिखा जा चुका है। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। ये थे कुछ एनसीएफ 2005 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके 22 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।